आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी जान ही गए हैं कि आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट 2 अंक वाले प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में ही हम देखने वाले हैं। तो समझ गए होंगे आप, आराम से एक वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा भैया, मैं जानता हूं, बट कोई नहीं जी, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे जी। तो चलिए अब स्टार्ट करें, अब समझने पर फोकस करते हैं। तो चलिए जी, चलिए तो यहां पे थोड़ा सा एक काम हम कर लेते हैं। चलिए जी, कलर थोड़ा सा मैं चूजेस कर लूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, वाइट ले लें, अदर कलर कोई ले लेते हैं। ठीक है जी, चलिए मैंने कलर चूज कर लिया है। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं संपूर्ण किताब के 2 अंक वाले प्रश्न। तो ये संपूर्ण किताब के नहीं, अध्याय 1 से लेकर 5 तक के, मतलब हम चैप्टरों से बता रहे हैं। ठीक है ना, क्लास 12th फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, इतना बेसिक बात है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आवेशों का पृष्ठीय घनत्व से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, तो देखिए आवेशों का पृष्ठीय घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसको हमें जानना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आवेशों का पृष्ठीय घनत्व। ठीक है ना, वहां पे हमने क्या लिखा है, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न आवेश को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसका मतलब सिंपल सा यही हुआ, पृष्ठीय घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू, याद रखेंगे सिग्मा इक्वल टू Q बाई A होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व का फॉर्मूला होता है, जहां पर Q क्या है जी, Q है आवेश, कि ए क्या है, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब मान लेते हैं कोई भी ये एक चालक है या अचालक पदार्थ है, तो इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी ना, कुछ ना कुछ मोटाई होगी, तो उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं, जो ए से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वही बात है, ये क्या है, क्यू क्या है, इस चालक में आवेश है, यहाँ पे सिग्मा है पृष्ठीय घनत्व। तो सिंपल सा परिभाषा हम ये कह सकते हैं, यदि मान लेते हैं कोई ऐसा चालक तार है जिसकी मोटाई मान लेते हैं, जिसकी मोटाई जो ए है ना, मोटाई अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 1 हो, तो उस समय पर जो सिग्मा होगा वो क्यू के बराबर हो जाएगा। तो उस समय पर सिग्मा जो होगा वो क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यही से तो हम परिभाषा कह रहे हैं ना, क्या हम कह रहे हैं कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न आवेश को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है जी, मतलब सिंपल सा हम यही कह रहे हैं कि एकांक आवेश मतलब एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न आवेश को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो आप रटना नहीं है, आपको समझकर याद करना है, जो कि हम यहां से बता रहे हैं। एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, एकांक आवेश मतलब ऐसे कहेंगे कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न आवेश को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। वही बात हमने लिखा है कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न आवेश को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये इसके बाद आप फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला के बाद यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसका मात्रक एक आप याद रख लेंगे कि इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इतना आप याद रख लेंगे, बहुत है जी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, बहुत बेहतर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, अब दूसरी को भी हम देख लेते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा और मात्रक हमें लिखना है जी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा हमें लिखना है। देखिए सिंपल सी बात है, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप समझ जाते हैं। देखिए ये वीडियो ना, एक और बात मैं बता दूं, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो रिवीजन नहीं करते।
ठीक है, वो सभी टॉपिक पढ़ लिए होंगे शायद पहले ही, बट वो रिवीजन नहीं करते, तो वो भी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि उनसे क्या होगा कि ये जो वीडियो देख रहे हैं तो उनका रिवीजन भी होते चलेगा, ठीक है ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं उनका रिवीजन के लिए बेस्ट है कि समझते हुए वो चले और एक एक नोट डाउन करते हुए चले, ठीक है ना। तो रिवीजन के लिए भी बेटर ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। चलिए जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम समझाते हैं। देखिए कैसे समझाते हैं, आसानी से समझना है। तो मान लेते हैं सपोज डेट ये एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कैसे होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई आवेश होगा, कोई भी आवेश होगा तभी तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो ये मान लेते हैं कोई आवेश है, इसके कारण ये चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अब इस विद्युत क्षेत्र में ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। ये इस आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब सपोज डेट ये इसी विद्युत क्षेत्र में एक एकांक धन आवेश आता है। क्या आता है जी, एकांक धन आवेश आता है। मतलब एकांक धन आवेश इस विद्युत क्षेत्र में हम ला देते हैं, तो बताइए अब ये भी एकांक धन आवेश है, तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जाहिर सी बात यहाँ पे ये है कि ये अगर आवेश प्लस होगा, यदि इस पर प्लस होगा तो ये भी प्लस है, तो ये वाला आवेश इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब प्रतिकर्षण वाला एक बल लगाएगा। और यदि ये आवेश क्या होगा, माइनस होगा, तो इस आवेश को, माइनस है ये प्लस है, तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो आकर्षण बल लगाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आवेश है ना, तो इस आवेश पर या तो आकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षण बल, मतलब बल लगाएगा। जाहिर सी बात है बल लगेगा, तो इसी बल को ही ना हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम परिभाषा ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, कि हम ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ गया? सुन लीजिए फिर से, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही बात हमने लिखा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है, इसका दो फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=F/Q होता है, तो एक ये रख लीजिएगा। दूसरा एक और याद रख लीजिएगा, E=1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो ये दूसरा एक और फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। ठीक है, तीसरा एक और बात याद रख लेंगे आप, यहां पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इसका मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप याद रख लेंगे, क्या होता है जी, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब आपको दो तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। वो कौन कौन सी चीजें हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूं। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसका एक और मात्रक, मतलब दूसरा मात्रक बताना है। दूसरा एक और मात्रक होता है, मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, बट क्या होता है वो हमें बताना है। दूसरा एक और बात आपको बताना है, ये कौन सी राशि होती है। और तीसरा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, मतलब बीमा क्या होता है। तो ये तीन काम आपको बताना है, पर अभी नहीं, आपको कमेंट सेक्शन कमेंट करना है। कब? अंत में। आपको इसको साइड में अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये तीन काम आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए जल्दी। ठीक है, चलिए जी। अरे हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखना है लगभग, ठीक है ना, सब कुछ हम करा देंगे। ये वीडियो देख लेंगे ना तो एक भी आपके 2 नंबर वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है ना, इसलिए मैं ये वीडियो करा रहा हूं मोस्टली। देखिए अगला हमारा तीसरा जो आता है,
कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने और जाने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लेते हैं कोई भी आवेशित पिंड है, ये सपोज डेट इस पर आवेश है, ठीक है ना, तो ये आवेश है, ये एक आवेशित पिंड है, मतलब ये एक पदार्थ है या पिंड है, ठीक है ना, और इस पर आवेश है, तो इसको हम सिंपल सा नहीं कह सकते हैं आवेशित पिंड है। आवेशित पिंड है, पिंड मतलब क्या होता है, गोला होता है, ठीक है ना, या पदार्थ हम कह सकते हैं। तो ये कोई आवेशित पदार्थ है या आवेशित पिंड है। तो कोई भी आवेश होता है तो इससे बहुत सारे क्या निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो जाहिर सी बात है इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आएंगी भी और जाएंगी भी। तो सपोर्टेड ये बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं यहाँ से क्या हो रही हैं, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इससे निकल भी रही हैं और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस पर आ भी रही हैं, निकल भी रही हैं और आ भी रही हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं हम देख रहे हैं कि निकल रही हैं, बहुत सारी इसमें प्रवेश कर रही हैं। तो वहां पर ये सभी विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं। तो यहाँ पे ये बात बताया जाता है, क्या बात बताया जाता है कि कोई भी आवेशित पिंड है तो किसी आवेशित पिंड से लंबवत, याद रखेंगे एक बात कि जो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर, इस आवेशित पृष्ठ पर लंबवत होंगी, ठीक है ना, मान लेते हैं ये तीनों विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत हैं, तो मात्र जो पृष्ठ पर लंबवत होंगी ना, उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसी संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गया। बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, बट जो पृष्ठ पर लंबवत होंगी ना, केवल उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो परिभाषा क्या कह देंगे, कहेंगे कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सा है जी, एक बार और सुन लीजिए, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वही बात हमने लिखा है, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने व जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि विद्युत फ्लक्स का आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे। जहां पर मान लेते हैं ये कोई आवेशित पिंड है, ठीक है, तो ये एक अल्पांश पृष्ठ हमने मान लिया जो है ds, ठीक है ना, और इस पृष्ठ पर लंब है l, और यहाँ पर इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर है, और पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लंब के बीच बना कोण जो है क्या है, थीटा है। तो वही बात है जी, जो फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स है, ई क्या है, इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ds क्या है, अल्पांश पृष्ठ है, और cos थीटा क्या है, तो यहाँ पे जो थीटा है ना, लंब और विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब इसका एक और बात याद रख लेंगे, विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये बात आप याद रख लेंगे, और ये एक अदिश राशि होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख इसीलिए रहा हूं क्योंकि आपको भी ये सभी एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना, ये सभी आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको इन सभी को लिख कर आना है। और इसका एक बीमीय सूत्र याद रखेंगे, ml3t-3a-1, ठीक है ना, ये बीमीय सूत्र भी आपको याद रख लेना है, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी ले लीजिए, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा बन रहा है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहा है इसको ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को से आप क्या समझते हैं। मतलब सबसे पहली बात, विद्युत द्विध्रुव हमसे पूछा है और फिर से द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पूछा है। मतलब विद्युत द्विध्रुव पूछा है, फिर से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये भी हमें बताना है। तो चलिए जी, अब डिस्कस हम इन पर भी कर लेते हैं। मैं कलर चूजेस कर लूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, विद्युत द्विध्रुव, फिर से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
तो पहले मैं विद्युत द्विध्रुव बता दूं, फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताते हैं। मान लेते हैं सपोज डेट, सिंपल सी बात है, ये दो बिंदु है, ठीक है, नीचे मैं बताऊंगा यहाँ पे, ये सपोज डेट दो बिंदु है, एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है ना, इन आवेशों के बीच की दूरी है 2l, ठीक है ना, इन आवेशों के बीच की दूरी है 2l, ठीक है। तो ये दोनों जो आवेश हैं ये क्या है, तो ये याद रखेंगे, ये दोनों, इन दोनों का गुण है कि ये दोनों जो आवेश हैं, जो आवेश है ना, ये आवेश कैसे हैं, तो परिमाण में क्या है, समान है, परिमाण में समान होंगे, परंतु ये जो आवेश होते हैं ये विपरीत आवेश होते हैं। मतलब विपरीत आवेश का मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तो विपरीत आवेश होते हैं। तो दो बात पता चला कि ये जो दोनों आवेश होंगे परिमाण में तो समान होंगे, मतलब इसको अगर तौलेंगे, ठीक है, वजन करेंगे तो दोनों एक बराबर होंगे, परंतु इनका विपरीत आवेश होगा, एक दिख रहा है प्लस है तो एक माइनस है। तो ऐसे अगर आवेश के बीच की दूरी यदि 2l है, 2l का मतलब अल्प दूरी है, बहुत ही कम दूरी है, ठीक है ना, 2l को अल्प दूरी हम कहते हैं। तो इसी बने निकाय को ना हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों परिमाण में क्या है, समान है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो बराबर तथा दो बराबर, समान मतलब बराबर, तो दो बराबर तथा विपरीत आवेश, दो बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की, मतलब बीच मतलब दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। अरे भैया इसी को तो अल्प दूरी कहते हैं, 2l को ही अल्प दूरी कहते हैं, अल्प दूरी इनके बीच होता है, ठीक है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की अल्प दूरी पर रखे हैं, मतलब दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस बने निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। वही बात लिखा गया है, दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कम दूरी पर रखे गए हैं, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वही बात हम कह रहे हैं ना कि दो बराबर तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे गए हैं, तो उस बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो सिंपल सा आप परिभाषा ये लिखने के बाद ये फिगर आप जरूर बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब सिंपल सा ये फिगर जहां भी आपको दिखाई देगा तो आप इससे क्या कहेंगे, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो ये दिखाई दे रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश लेते हैं, ये ले चाहे ये ले, ठीक है ना। तो कोई भी एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है, बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये परिभाषा हो गया, क्या हुआ, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वही बात लिखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव में कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, यहाँ पे ध्रुव नहीं होगा, कोई एक आवेश होगा, आवेश, ठीक है ना, यहां पर भी आवेश होगा। मतलब वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है ना, यहाँ पे गुणनफल होगा, गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया, कोई नहीं जी, एक बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हमने P से प्रदर्शित किया है, ठीक है ना। ठीक है जी, इतना बात समझ के एक बात आप याद रखेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसका मात्रक आप याद रखें, कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर होता है, ये मात्रक होता है, ये आप याद रख लेंगे,
कि वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पांचवा जो क्वेश्चन आता है कि वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। अब वैद्युत विभव क्या होता है, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए एग्जाम में अभी देकर शाम को ही आया हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुरंत इस वीडियो बनाने के बाद इसको अपलोड मुझे करना है। अब मैंने आपको टाइम भी दे दिया है 6:30 पर आपको भी ये वीडियो मिलेगा शाम को, तो मुझे जल्द से जल्द इसको बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। देखिए वैद्युत विभव किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। सिंपल सी बात है, ये मान लेते हैं ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एकांक धन आवेश है, इसे हम क्या कहते हैं, एकांक धन आवेश है। ये कहां पर है, ये एकांक धन आवेश जो है ना ये अनंत पर है, तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आ गया? एक बार और बोल दे रहा हूं कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। वही बात लिखा गया है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब विद्युत विभव V = क्या होता है, W/Q होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, मात्रक आप याद रख लेंगे, मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। एक और मात्रक का याद रखेंगे, दूसरा वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, जूल प्रति कूलाम अब वोल्ट, ठीक है। और ये याद रखेंगे ये कौन सी राशि होती है, तो ये अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। एक और बात याद रखेंगे, इसका बीमीय सूत्र जो होता है, बीमीय सूत्र Ml2T-3A-1 होता है, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। तो इतना आप नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्द से जल्द आप करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक को अभी हमें पढ़ना है इसलिए। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या है, विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारिता किसे कहते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। मैं केवल पढ़ लेता हूँ ना, क्योंकि मैं जानता हूँ इस तरीके से पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा जी। धारिता C = क्या होता है, Q/V होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि यदि ये जो V यहाँ पे Q क्या है, आवेश है, ये तो बात आप समझ ही रहे हैं। V क्या है, V है विभव, ठीक है। तो यहां पे यदि हम V के मान को V = 1 ले लेते हैं, एक मतलब इकाई वोल्ट, ठीक है ना, 1 वोल्ट ले लेते हैं। तो यदि विभव का मान यदि 1 वोल्ट हो जाए, ठीक है, कोई भी विभव मान लेते हैं, कोई भी चालक का विभव यदि 1 हो जाए तो उस समय पे जो C होगा वो Q के बराबर हो जाएगा, जो धारिता होगा वो आवेश के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये Q क्या है, आवेश है, ये क्या है, धारिता है। तो हम यही कह रहे हैं, क्या आप परिभाषा कह सकते हैं, ये विभव है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। सिंपल सी बात है जी। एक बार और सुन लीजिए, किसी भी कोई भी चालक तार है, कोई भी ये चालक तार है, तो किसी भी चालक तार की धारिता, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। सिंपल सी बात है, वही बात लिखा गया है, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है
जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। सिंपल सी बात है, परिभाषा आप समझ गए हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे। एक अच्छे से मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर सच में विद्युत धारिता क्या होता है, तो मान लेते हैं ये चालक है और इस चालक पर मान लेते हैं 15 वोल्ट का आवेश है। तो 15 वोल्ट का आवेश है, अब हमें इसको 15 वोल्ट, ये चालक तार का विभव है, विभव 15 वोल्ट है, अब इसको 16 वोल्ट हमें करना है। तो 15 से 16 करने के लिए मतलब 1 वोल्ट की हमें वृद्धि करना है। तो 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए, 15 से 16 करने के लिए इस चालक तार में जितने हम आवेश प्रवाहित और करेंगे उसी आवेश की मात्रा को ही हम विद्युत धारिता कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो वही कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसकी विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। सिंपल सी बात है, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। 3 बातें आप यहां से याद रख लेंगे। इसका मात्रक जो होता है, मात्रक याद रखेंगे, फैराडे होता है, और दूसरा एक और मात्रक याद रखेंगे, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है ना, कूलाम प्रति वोल्ट भी आप इसका याद रख लेंगे। ठीक है जी, इसका राशि याद रख लीजिएगा। राशि कौन सी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि होती है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो आप याद रख लीजिएगा कि m-1 L-2 T2 A2, ये इसका विमीय सूत्र होता है। ठीक है ना, तो इस विमीय सूत्र को भी आप याद रख लेंगे। आगे बढ़िए, चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ले लीजिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो आता है, ठीक है ना, कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक, यहां पे होगा प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब कोई भी आवेशित पिंड है, ये मान लेते हैं इस पर आवेश है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर अगर हम देखेंगे ना, तो किसी भी बिंदु पर जो विभव का मान होगा, मतलब V का मान होगा, वो समान होगा, इक्वल होगा। तो उसी पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि किसी आवेशित पिंड के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, तो उस पृष्ठ को ही हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। सिंपल सा है, परिभाषा लिखने के बाद केवल परिभाषा आप इतना लिख लेंगे, काफी रहेगा जी। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पे जो आता है विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता समझ लेते हैं जी। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो परिभाषा समझिएगा विभव प्रवणता का। विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि विभव प्रवणता जो होता है उसको भी हम देखिए, विभव प्रवणता का हम ये कह सकते हैं कि विभव प्रवणता इक्वल टू होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। बट एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर जो विभव में परिवर्तन होता है और दूरी में परिवर्तन होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होता है। मतलब जिधर विद्युत क्षेत्र होगा उधर ही होगा। तो ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश विभव में परिवर्तन के साथ साथ दूरी में परिवर्तन के, ठीक है ना, दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। या सिंपल से ऐसे हम कह सकते हैं कि, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। समझ रहे हैं ना, वही बात लिखा गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है ना। एक और बात याद रखेंगे, पूछ लेता है कभी कभी कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। तो उसका संबंध होता है E =
डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है ना। जहां पे ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डेल वी क्या है, दूरी में परिवर्तन, और डेल एक्स क्या है, विभव में परिवर्तन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। मैं आशा करता हूं याद रखेंगे। अगला हमारा आता है विशिष्ट चालकता का सूत्र और मात्रक लिखिए। तो यहाँ पे सूत्र और मात्रक कह दिया, तो देखिए एक नंबर में अगर पूछता है, एक नंबर वाले भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं तो उसको भी हम देख रहे हैं। तो अगर सूत्र और मात्रक कह दिया तो केवल आप सूत्र और मात्रक लिख लेंगे, बट 2 नंबर में कहें तो आपको परिभाषा भी लिखना है, ठीक है ना। तो समझिएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात होती है, विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, ठीक है। जहाँ सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता, ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, तो हम यही परिभाषा कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कोई भी चालक तार है, सपोज दैट मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, तो किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिंपल सी बात है, व्युत्क्रम ही तो है, तो किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये आप परिभाषा लिख लेंगे, काफी रहेगा जी, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका मात्रक आप याद रख लेंगे। इसका मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कोई पूछ दे तो आप क्या बताएंगे जी, आप कह देंगे कि ओम इनवर्स, ओम इनवर्स कह देंगे इसका मात्रक, सिंपल सा, ठीक है ना, क्योंकि ओम इनवर्स इसका होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि दूसरा मोह बाई मोह, ठीक है ना, या सिंपल सा ओम ही रहे, ठीक है ना, ओम ही रहने, ओम मीटर ही ज्यादातर पूछा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कह रहे हैं ना, प्रतिरोध का तो ओम इनवर्स होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होता है ना, हाँ, ओम इनवर्स अब मीटर इनवर्स होता है, ये सही होगा, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। या दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि मोह मतलब मोह इंटू मीटर इनवर्स, ये आप कह सकते हैं। दो ये मात्रक आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका भी जो राशि और विमीय सूत्र आप याद कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य, मतलब किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। अब विशिष्ट प्रतिरोध हमसे पूछा जा रहा है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध याद रखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न चालक तार में प्रवाहित धारा को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये गलत लिख दिया गया है। तार में उत्पन्न धारा घनत्व का परिभाषा यहाँ पे कर दी गई। प्रतिरोध कहते हैं, ये सही होगा। यहाँ पे टाइपिंग में इतना ज़्यादा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा सा दिक्कत होती है। चलिए यहाँ पे कह रहे हैं इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध सिग्मा म्यू इक्वल टू होता है R A/L होता है।
ये होता है RA/L, ठीक है ना, R/A/L होता है, जहाँ पर R क्या है, प्रतिरोध है, A क्या है, अनुप्रस्थ, कोई भी चालक तार है ना, तो कोई भी चालक तार की क्या है, मोटाई है जो है A, और L क्या है, इसकी चालक तार की लंबाई है जो है L, ठीक है। और इस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वही है R, ठीक है ना। और ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर L का मान यदि हम 1 ले लेते हैं और A का भी मान हम 1 ले लेते हैं, तो जब L और A का मान दोनों 1-1 हो जाए तो उस समय पर जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो R के बराबर हो जाएगा। तो वही बात, ये लंबाई है और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक तार में, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो वही हम कह रहे हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वही लिखा गया, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। परिभाषा आप समझ के होंगे, आशा करता हूं मैं, ठीक है ना। इतना आप परिभाषा समझ के हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मात्रक अगर हम निकाल लें तो इसका तो ओम हो जाएगा, ओम इंटू मीटर हो जाएगा। तो ये आप याद रख लेंगे कि ओम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। पूरी रात हो रही है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, अभी तो हम आधे भी नहीं पहुँचे हैं। चलिए जी, अभी बहुत ज़्यादा हमें क्वेश्चन को देखना है, कोई नहीं, सब पढ़ाएंगे जी। थोड़ा सा भले ही देर से आपको वीडियो मिले, बट कोई नहीं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अनओमीय परिपथ से क्या तात्पर्य है। अब अनओमीय यहाँ पे परिपथ हमने लिख दिया है। अनओमीय परिपथ का मतलब होता है कि वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं। समझ गए ना। तो सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी विद्युत परिपथ होगा जो ओम का नियम का पालन नहीं करेगा उसे हम अनओमीय परिपथ कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण जो बल्ब का तंतु होता है और डायोड बल्ब होता है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन और भी घुमा कर पूछे जाते हैं, कह देगा कि अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। अनओमीय, यहाँ पे अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप ऐसे कहेंगे, अनओमीय परिपथ ना कहकर प्रतिरोध कह दे तो आप ये कहेंगे कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं, तथा उस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आ गया। यदि आपसे कह दे कि ओमीय परिपथ किसे कहते हैं तो आप कहेंगे ये बात, अनओमीय नहीं ओमीय परिपथ कह दे तो आप कहेंगे कि वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं, और उस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी बात। समझ रहे हैं ना मैं बात क्या कह रहा हूं? और नहीं समझ रहे हैं ना भैया, कम से कम ये समझ गए कि वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है ना, काफी है जी। मैं चाहता यहाँ पे ज्ञान नहीं दूंगा, टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सब कुछ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, बट ये रिवीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो अब से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, अब लग रहा है उनको एग्जाम आने वाला है। भैया ये बहुत ही गलत बात है जो आप कर रहे हैं, ऐसा अगर कर रहे होंगे तो, बट क्या कर सकते हैं, हम लोग का काम ही वही है ना, कराएंगे ही भैया, भले ही आप कितना भी गलत करें हम लोग तो कराएंगे ही। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं अदरवाइज। बट ये ऐसा रन होगा ना तो अदरवाइज मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए अभी से अगर ऐसी आपकी जो हम कह सकते हैं कि ऐसा है तो सुधार लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कह रहा है तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध हेडिंग डालेंगे। इसलिए लिखा गया किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मान लेते हैं कोई भी सेल है, सपोर्टेड, ये एक क्या है, एक बर्तन है। ठीक है ना, इस बर्तन में यहाँ पे कैथोड ये है, ये वाला एनोड है।
ठीक है ना। तो कैथोड जो होता है ये ऋणात्मक होता है और जो एनोड होता है वो धनात्मक होता है। और इसमें विद्युत अपघट्य घोला गया है, जैसे Na प्लस NaCl प्लस H2O। तो ये विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। तो ये मान लेते हैं कि जब आवेश प्रवाहित होता है तो सिंपल सा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर आवेश जाएगा। तो ये विद्युत अपघट्य जो है ना उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। जब धारा प्रवाहित, इसमें आवेश प्रवाहित होगा या विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो ये जो विद्युत अपघट्य है ये क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। अवरोध उत्पन्न करेगा, अवरोध मतलब होता है रुकावट डालेगा। तो जो अवरोध उत्पन्न करता है ना उसी को हम कहते हैं सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि सेलों के अंदर ये अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। कौन, विद्युत अपघट्य। तो हम यही कह रहे हैं कि ये टोटल को अब हम सेल कहेंगे। तो किसी सेलों, हम कह रहे हैं कि किसी सेलों के अंदर, किसी सेलों के अंदर, ठीक है, अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है, किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हुआ आपका परिभाषा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। इसका यदि कोई मात्रक पूछ ले तो आप कह देंगे ओम, ठीक है ना। इसका कोई मात्रक पूछ ले तो आप कह दीजिएगा ओम। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए जी। अब नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहली कौन सी बात है कि सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ठीक है ना, आंतरिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। मतलब ये एक सेल हमने बनाया था ना अभी, तो ये इलेक्ट्रोड था, ये इलेक्ट्रोड है, मतलब ये कैथोड है, ये एनोड है। और ये क्या थे, यहाँ पर विद्युत अपघट्य घोले गए थे, जैसे NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि सेलों की इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये सेल है तो ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है ना, जो दूरी मान लेते हैं L है, ठीक है, ये दूरी जो है L है। तो दूरी जितना बढ़ेगी, दूरी जितना बढ़ेगी उतना ही आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। मतलब सिंपल सी बात करें तो सेलों के बीच की जो दूरी होगी L होगी ना, वो समानुपाती होता है आंतरिक प्रतिरोध के। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यदि सेलों के बीच की दूरी, ये हम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का भी मान, आंतरिक प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि भैया ये रुकावट अधिक डालेंगे। तो वही कहा जा रहा है सेलों का इलेक्ट्रोड, मतलब सेलों का, ये जो सेल है, सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ठीक है ना, आंतरिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। चलिए, दूसरा आता है इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी कि नहीं, क्षेत्रफल होगा। तो इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के, आंतरिक प्रतिरोध के। मतलब जितना ये मोटा होगा इलेक्ट्रोड ना, उतना ही प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। ये बात है। तीसरा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता आंतरिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। मतलब विद्युत अपघट्य जितना सांद्र होगा, मोटा होगा, गाढ़ा होगा, ठीक है ना, उतना ही आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, समानुपाती होता है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, केवल इतना लिख लीजिएगा, समझाने के लिए मैंने ये बनाया है, कोई भी बुक में ये फिगर नहीं है। अगला आता है लॉरेंज बल। अब लॉरेंज बल क्या होता है, तो जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण को एक आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, या एक, ये हम कह सकते हैं ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी। तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं ये एक आवेशित, ये क्या है, एक आवेशित कण है जिस पर आवेश है, आइए इस पर गति कर रहा है इस तरीके से। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करेगा तो सिंपल सी बात है, पहले से चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आवेशित कण गति कर रहा है। हम जानते हैं कोई भी आवेशित कण होगा तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों यहाँ पे उत्पन्न होंगे तो इस कण पर तो एक बल लगेगा ना जी।
सिंपल सी बात है, ये विद्युत क्षेत्र जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस आवेशित कण पर एक बल लगाएगा, जो बल लगेगा ना उसी बल को ही हम लारेंज बल कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति करता है तो इस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है और उस बल को लारेंज बल कहते हैं। वही बात हम लिखे गए हैं, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिसे लारेंज बल कहते हैं। सिंपल सा है जी लारेंज बल का परिभाषा। चलिए जी, आशा करता हूं कि आपको लारेंज बल का परिभाषा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला आता है यहां पे हमारा फिर से, ठीक है, अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों? मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहें या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहें या चुंबकीय बल रेखाएं कहें, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, काटती नहीं है, क्यों? ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है, ऐसा कर कहे कि काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती हैं, ना पूछा जा रहा है। तो हम मानेंगे पहले कि माना कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे को काटती हैं। इस तरीके से मान लेते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे गई, एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चली गई, तो ये दोनों जा रही हैं तो यहाँ पे काटेंगे जी, जाहिर सी बात है। देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों काट रही हैं, ठीक है। तो हम इतनी बात जानते हैं कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र मतलब गति करता है तो उसकी जो स्पर्श रेखा होता है उसी दिशा में हम खींचते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है तो इसकी स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, और इस चुंबकीय क्षेत्र के लिए स्पर्श रेखा इस दिशा में हो जाएगी। तो एक बिंदु पर ये दो स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। तो एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बट हम मैथ्स के रूल से हम जानते हैं, मैथ्स के रूल्स के हमसे जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है ना, कोई भी बिंदु है तो उस पर मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और यहाँ पे तो दो हमने खींच दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है भैया? तो इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थात जो एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसका मतलब कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि काटेंगी तो दोनों की दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी, तो इसीलिए नहीं काटती हैं, ये सिद्ध होता है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जब दो क्षेत्र रेखाएं मतलब दो बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, या विद्युत या चुंबकीय बल रेखाएं, तो जब दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी। तो ये जो कटान बिंदु है इस पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकेंगी, जिसका अर्थ होगा कि कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दो दिशाएं होंगी, जिसका अर्थ यही होगा कि दो, इसका परिणामी जो दिशा होगा वो दो होगा। देख रहे हैं, एक इधर होगा एक इधर होगा, जबकि किसी भी कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र केवल एक ही दिशा होती है, जबकि हम जानते हैं कि एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटते नहीं है। तो एक दो बार इसको पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे, ठीक है, हमने मोस्टली आपको समझा दिया क्या होगा है, इसको एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, देखिए जब एक दो बार पढ़ेंगे ना तब डिटेल में आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं ज़्यादा इस पर टाइम दे नहीं सकता, मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी क्या भैया, आप खुद जानते हैं कि हमें 5 चैप्टरों का सभी क्वेश्चन देखना है, तो कैसे, कितना समय कैसे हम दे पाएंगे ना, समझ रहे हैं ना, इसीलिए दोस्त। चलिए कोई नहीं जी, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना हो सकेगा उतना मैं देने का प्रयास करता हूँ, करूँगा भी। चलिए अब हम जो 16 नंबर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, आपसे 2-3 रिक्वेस्ट मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं रोज करता हूँ, ये तो बात जानते ही होंगे। मैं यही कहूँगा, देखिए आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो थोड़ी सी हर व्यक्ति चाहता है ना कि जो वो मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ थोड़ा सा फल मिले, उसको बेनिफिट हो। तो मैं भी यही चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं भी आपसे भिन्न नहीं हूँ, ठीक है। तो अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि इस चैनल पे आपको कुछ बेनिफिट वाले प्रोडक्ट या स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड
प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तब जाकर आप वीडियो को मतलब हम कह सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं दिल से चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस चैनल पर हमारी जो फैमिली है वो 1 लाख क्रॉस करें, और उसके बाद हम और भी मन लगाकर मेहनत करेंगे जी। आपको स्टडी कराने के मैं प्रयास कर रहा हूँ, अदरवाइज आप भी अपने के लिए प्रयास कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हम करा ही रहे हैं। अगला आता है धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलें। ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर में भी पूछता है और ये 5 नंबर में भी पूछा गया है। 5 नंबर के लिए हमने डिटेल में पढ़ा दिया है, बट 1 नंबर में ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ऐसे आप लिख देंगे धारा मापी की प्रतिरोध को बढ़ाकर धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। मतलब जो धारा मापी है ना, उसको प्रतिरोध को हम बढ़ा देंगे तो धारा मापी वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा। बट इसके लिए हमने डिटेल में एक वीडियो बना दिया है। आप यही बात यूट्यूब पर लिख लेंगे कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलें ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लीजिएगा, हमारी वीडियो आएगी जिसमें ये 5 नंबर में भी ये टॉपिक पूछा गया है। तो उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, डन। चलिए जी आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है समझिएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सेम टू सेम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के जैसा ही है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब मान लेते हैं ये सपोज डेट ये एक चुंबक है, तो चुंबक होगा तो एक नॉर्थ ध्रुव होगा, एक साउथ ध्रुव होगा, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं 2L है, ठीक है ना। तो ये जो 2 ध्रुव हैं, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, जो इसको हम क्या कहते हैं, इस टोटल ये जो बन रहा है ना, इसी को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव का कोई भी एक ध्रुव, मान लेते हैं इसमें से कोई भी एक ध्रुव ले लेंगे, तो कोई भी एक ध्रुव लेंगे ना, तो उसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव का कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, मतलब कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, चुंबकीय द्विध्रुव का कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैपिटल M इक्वल टू 2mL हो जाएगा। तो ये मेन हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। वही लिखा गया चुंबकीय द्विध्रुव का किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और नीचे आपको फॉर्मूला लिख दिया गया है, ठीक है ना, तो वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए जी, अदरवाइज इसका आप 2-3 चीजें हैं जो याद रखेंगे आप, कि सबसे पहली बात इसका याद रखेंगे कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या याद रखेंगे, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है, सॉरी मात्रक होता है। और ये अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। और इसका आप बीमीय सूत्र भी याद रखेंगे कि L2T-1 होता है, या इसी को हम ऐसे भी दे सकते हैं एग्जाम में कि M0 L2 T0 T-1, ठीक है ना। तो इस प्रकार भी आपको एग्जाम में दे सकता है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। थोड़ा सा मैं ही मिस्टेक कर दिया ना, सही तो मैं लिख रहा है ML2 T0 और A-1 ऐसे होगा। यहाँ पे ये A है, ठीक है ना, ये A है, M2 L2 A-1 है। यहाँ पे या तो ऐसे लिख दें M0 L2 T0 A-1, तो ऐसे होगा जी। ये मोस्टली आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक और बात बता दो, देखिए ये जो राशि है, बीमीय सूत्र है, ये सब निकालना सीखना है आपको। मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है। आप अगर बीमीय सूत्र निकालना सीखना चाहते हैं तो लिखिए बीमीय सूत्र निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च तो कीजिए, हमारी वीडियो मिलेगी वहां से स्टडी कीजिए। समझ रहे हैं ना, तो ऐसे आप स्टडी कर सकते हैं, बट समय कम है तो मैं डायरेक्ट आपको लिख कर दिखा दे रहा हूं। अगला हमारा आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखिए। अब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं,
ठीक है ना। तो मान लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ को, अब बाएं हाथ तो मैं बना नहीं पाऊंगा बट मोस्टली आपको मैं इस तरीके से फिगर से ही बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, ये हमने एक बाएं हाथ का 3 अंगुलियां बनाया है, ठीक है ना। अंगूठा, ये क्या है, अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये माध्यिका है, ठीक है। तो ये 3 अंगुलियां हैं, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये माध्यिका है, ठीक है। तो बाएं हाथ के जो बायां हाथ है ना, तो यहां पे देखिए, तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, बाएं हाथ के जो अंगुलियां हैं, बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, मतलब तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री बनेंगे। तो ये याद रखेंगे, ऐसे फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो जब बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तो उस समय पर जो अंगूठा है वो किसकी, अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, और जो तर्जनी होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, और जो माध्यिका होती है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो एक बार रूल आप सुन लीजिए, याद हो जाएगा आपको। आप कहेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका परस्पर लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तथा अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और माध्यिका विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। वही बात हमने लिखा है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, तथा अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करें, अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और क्या करें, तथा माध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। तो ये था रूल, आप इसको याद कर लीजिए। आगे हम बढ़े, चलिए जी, मैं थोड़ा सा देख लूं, वीडियो बन रहा है ना। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है सेलों का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर को समझाइए। तो सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। सिंपल सी बात है कि सेलों का यदि विद्युत वाहक बल पूछ ले तो आप सिंपल सा कह देंगे कोई भी सेल है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं कैथोड है मतलब ऋणात्मक प्लेट है, और ये एनोड है मतलब धनात्मक प्लेट है, ठीक है। इसमें विद्युत वाहक बल मतलब विद्युत धारा इसमें घोले गए हैं, मतलब विद्युत अपघट्य घोले गए हैं। तो सिंपल सी बात है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करेंगे। ये एक सेल है तो इसमें हम एकांक आवेश को मतलब Q = 1 हो तो एकांक आवेश को इसमें हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना। तो प्रवाहित करने पर किया गया जो कार्य होगा, प्रवाहित करेंगे तो कोई ना कोई कार्य करेंगे, उसी कार्य को हम विद्युत वाहक बल कहेंगे। मतलब मतलब सिंपल सी बात है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है ना। और या तो आप ये भी कह सकते हैं कि V = W/Q, या आप ये भी कह सकते हैं कि एकांक मतलब सिंपल से ये कह सकते हैं कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी मतलब Q = +1 हो तो एकांक आवेश को अनंत से ठीक है ना, मतलब एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे भी हम सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। भैया परिभाषा बहुत तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट बहुत सारे में क्या होता है ना कि जब भी मैं अलग अलग तरीके से परिभाषा कह देता हूं
तो उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर ऐसे तो किताब में नहीं दिया है, तो कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। यहीं पे हमने दो बात बता दिया, या तो ऐसे कह दें या ऐसे कह दें कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ, ये याद रखेंगे, विद्युत विभव अब सेलों का विद्युत वाहक बल में यही दो अंतर है। विद्युत वाहक बल जो है, सॉरी, विद्युत विभव है वो एक बंद परिपथ नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो खुला परिपथ में होता है, परंतु विद्युत वाहक बल है ना वो एक बंद परिपथ में होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत विभव मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य जो होगा वो सेलों का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। चलिए जी आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है कि सेलों का टर्मिनल विभवांतर को परिभाषित कीजिए। सेल का टर्मिनल विभवांतर, तो कह रहा है कि सेलों के दो टर्मिनलों के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य सेलों का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। देखिए टर्मिनल विभवांतर का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं ये एक आपको मैं सेल भी बनाकर दिखा दे रहा हूँ, आप पहले सेल देख रहे होंगे, सेल देखे होंगे, तो उसमें कुछ इस प्रकार का ही सेल होता था, इस प्रकार का कुछ सेल होता है, बीच में एक आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। कोई सेल आप देखिएगा, पहले टॉर्च में हम लगाते थे वो सेल, अभी तो शायद बहुत ही कम यूज होता है, या रिमोट जो होता है ना टीवी देखने वाला भी होता था, तो उसमें भी हम यूज करते थे जो सेल। तो उस सेल में देखेंगे तो यहाँ पे दो पॉइंट्स होते थे, ठीक है ना, उसी को हम टर्मिनल कहते हैं। तो यही व्यक्त कहा जा रहा है कि एक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, तो वही कहा जा रहा है कि किसी सेलों के दो टर्मिनलों के बीच यदि हम एकांक आवेश को प्रवाहित करेंगे, Q = एकांक आवेश को यदि हम प्रवाहित करते हैं, इसमें डालते हैं, ठीक है ना, तो प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होगा ना वही सेलों का टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। मतलब कह सकते हैं कि किसी सेलों के दो टर्मिनलों के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने पर किया गया कार्य सेलों का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। वही बात लिखा गया है, सेलों के दो टर्मिनलों के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य सेलों का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए जी अगला जो यहाँ पे हमारा आता है कि आवेशों की गतिशीलता से क्या समझते हैं, मतलब आवेशों की गतिशीलता। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को से आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इंटू वोल्ट होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस बात को आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे म्यू = VD/E होता है, ये आप एक फॉर्मूला याद रख लेंगे। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी आवेश वाहक, यहाँ पे वाहक होगा, ठीक है ना, ये वाहक, ठीक है ना। तो कोई भी आवेश वाहक हो तो किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग, मतलब कोई भी आवेश होता है तो वो गति कर रहा है तो उसका एक अनुगमन वेग होगा। तो किसी भी आवेश वाहक का अनुगमन वेग VD, ठीक है, तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। ये अनुगमन वेग है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग और उस आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आवेशों का गतिशीलता कहते हैं। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इंटू वोल्ट होता है, ठीक है ना। इतना आप याद रख लेंगे, बहुत ही रहेगा जी, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब कब खत्म होगा भैया, कहाँ पे चलेगा। अगला आता है धारा घनत्व से क्या समझते हैं। धारा घनत्व क्या होता है कि अंक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व J = I/A होता है, ठीक है ना, जहाँ I क्या है, विद्युत धारा है, और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो सिंपल सी बात है, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि 1 ले ले, मतलब इकाई ले ले, तो उस समय पर जो J होगा ना वो I के बराबर होगा, J होगा वो I के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चालक तार है,
तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक तार में एकांक, मतलब सिंपल से ये कह सकते हैं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न या प्रवाहित धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। मतलब ऐसा कोई चालक तार है जो जिसकी मोटाई 1 हो, ठीक है ना, जिसका क्षेत्रफल जो है ना वो 1 हो, तो उस चालक तार में जितना भी हम धारा प्रवाहित करेंगे ना, उस धारा को ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहेंगे। तो वही कह रहे हैं कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व J बराबर I पे E है, तो वही लिखा गया एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक आप याद रखेंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये आप याद रखेंगे। ये कौन सी राशि होती है, तो ये एक अदिश राशि होती है, ये भी बात आप याद रखेंगे, अदिश राशि। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, तो ये था हमारा टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम ये पूरी तरीके से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के हमने 2 अंक वाले प्रश्नों को देख लिया है, ठीक है ना। देखिए, हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको समाप्त करेंगे। ये अंत में थोड़ा सा कुछ आवश्यक सोचना है, समझ लीजिए। फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 ही है ना। तो फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर हैं, तो सबसे पहले 14 चैप्टर हैं, तो 2 अंक वाले प्रश्न हमने 1 से 5 तक के करा दिए। फिर से अब जो आएगा ना, वो 6 से लेकर 10 चैप्टरों का जितना भी 2 अंक वाले प्रश्न होंगे, एक वीडियो इस पर आ जाएगा। फिर से 11 से लेकर 14 तक के जो चैप्टर होंगे उसका 2 अंक वाला आ जाएगा। पहले 2-2 अंक वाले क्लियर कराएंगे, फिर से 3 अंक वाले, और फिर से अंत में 5 अंक वाले करा देंगे। वैसे ही केमिस्ट्री में भी 10 चैप्टर हैं, तो पहले 1 से लेकर चैप्टर 1 से लेकर अब चैप्टर 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2 अंक वाले, वो हम करा देंगे। फिर से हम चैप्टर जो 5 से लेकर और जो 10 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट 2 अंक वाले होंगे, इस तरीके से हम कराएंगे जी, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है, 1 शॉट का वीडियो आपको सुबह में मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, सब हम आप करा रहे हैं। रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुका है पूरी तरीके से, अच्छे से हम रिवीजन भी आपको करा देंगे। 1 शॉट जो बचे हुए हैं वो भी हम चैप्टर करा ही रहे हैं। जो मॉडल पेपर है उसका भी हम पूरी सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। तो इस चैनल से बिल्कुल आप जुड़ने की जरूरत है, जुड़ जाइए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का 1 शॉट का लिंक आपको मिल जाएगा। 1 शॉट से आप बिल्कुल पढ़ाई करें, ठीक है ना। कम समय है, 1 शॉट से ओनली पढ़ाई करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक है, वहां पे हमें फॉलो कर लेंगे। और आपको ये बात पता होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों हम नोट्स आपको दे रहे हैं। फिजिक्स का यदि आप लेते हैं तो 99 में आपको पड़ जाएगा, केमिस्ट्री का भी 99 में पड़ेगा। दोनों यदि लेते हैं तो आपको 50 का डिस्काउंट मिलता है, 149 में आपको दोनों मिल जाएंगे। तो ये स्पेशल आपके लिए है। टाइपिंग नोट्स आपको मिलेगा, बेहतरीन नोट्स है, जिसमें सभी चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। 2 अंक वाले, 1 अंक वाले, 5 अंक वाले, 3 अंक वाले, सब मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज सभी आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, न्यूमेरिकल मिलेगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिलेंगे, सब कुछ आपको मिल रहा है ओनली 149 रुपये में। यदि नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और तुरंत तो वहाँ से PDF नोट्स ले लीजिए, ठीक है ना। लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर है, हमारी टीम आपकी सपोर्ट करेगी। कोई भी दिक्कत आती है इंस्टा पे हमें मैसेज कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।